कल हम लोगों ने प्रस्ताव और स्वीकृति के संबंध में बात करी थी। एग्रीमेंट के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों का होना अनिवार्य है। प्रस्ताव के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, इसका खुलासा मैंने कल आपको किया था, और प्रस्ताव का संवयन कैसे होता है ये जानकारी भी आप लोगों को दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का क्या अभिप्राय है और स्वीकृति से संबंधित वैधानिक प्रावधान क्या है। मैं इस बात को अगर मेरे शब्दों में व्यक्त करूं तो मैं सिंपल शब्दों के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि प्रस्तावक की इच्छा अनुसार, एज पर द डिजायर ऑफ द प्रपोजल, प्रस्तावक की इच्छा अनुसार स्वीकारकर्ता द्वारा अपनी सहमति, स्वीकारकर्ता द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करना ही स्वीकृति कहलाता है। जैसा प्रस्तावक चाह रहा है, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द प्रपोजल, प्रस्तावक का मंतव्य क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुरूप अगर स्वीकारकर्ता अपनी सहमति व्यक्त कर देता है तो हम कहेंगे कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2B को के अंदर भी इसको डिफाइन किया है कि जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने एक्स और वाई दो पक्षकार लिए हैं। एक्स को मैंने यहाँ प्रस्तावक के रूप में लिया है, वाई को स्वीकारकर्ता के रूप में लिया है। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं सेक्शन 2B, जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, यदि वो व्यक्ति उस प्रस्ताव पर उससे भिन्न प्रस्ताव पर नहीं, उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर दे तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, यदि वो व्यक्ति उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर दे तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तो स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन कहलाता है एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल इज नाउन एज ए प्रोमिस। जब तक प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा तब तक प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए विलिस्टन ने बहुत बेहतरीन बात कही है कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद के ढेर के लिए दिया सलाई का, जिस प्रकार से दिया सलाई का बारूद के ढेर के साथ में संसर्ग होते ही विस्फोट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रस्ताव की स्वीकृति होते ही वो अनुबंध हो जाता है। मीनिंग देयर बाई, जब तक अपन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं देंगे, जब तक स्वीकृति का संवयन नहीं होगा, तब तक वो ठहराव अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ प्रस्ताव को हमने बारूद के ढेर के रूप में रेखांकित किया है और स्वीकृति को दिया सलाई के साथ में। जब तक इनके बीच में पार्थक्य बना रहेगा तब तक विस्फोट नहीं हो सकता, अर्थात अनुबंध नहीं हो सकता। तो बहुत ही बेहतरीन बात कही कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद के ढेर के लिए दिया सलाई का। जिस प्रकार से बारूद के ढेर के साथ में दिया सलाई का संसर्ग होते ही विस्फोट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से प्रस्ताव की स्वीकृति होते ही अनुबंध हो जाता है। तो ये सारी बातें स्वीकृति से संबंधित थी। अब अपन देखेंगे कि स्वीकृति के अंदर कौन कौन से स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्ताव की स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया हो, जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया हो, टू होम द प्रपोजल इज मेड। एक केस हुआ था बोल्टन बनाम जोन्स का, जिसमें बोल्टन किसी एक कंसर्न के मैनेजर हुआ करते थे एंड लेटर ऑन द टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड। जिस कंपनी का वो मैनेजर था उसने अपना स्वत्व मैनेजर के नाम से हस्तांतरित कर दिया। तो नाउ ही बिकेम ओनर ऑफ दैट कंसर्न। अब उस इकाई के वो मैनेजर के स्थान पर स्वामी हो गए। जोन्स एक पुराना ग्राहक था, एज यूजुअल माल के खरीदने का आदेश कंटिन्यू आता रहता था। उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड। उन्होंने एज यूजुअल प्रस्ताव भेजा। बोल्टन ने, जो कि मैनेजर हुआ करता था अर्लियर, उन्होंने उस प्रस्ताव को देखा और प्रस्ताव देख करके उनको पता चल गया कि भाई ये अपना पुराना ग्राहक है। उन्होंने प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार माल सुपुर्द कर दिया। लेकिन माल जैसे ही गंतव्य स्थान पर पहुंचा, स्वीकारकर्ता ने वो माल लेने से मना कर दिया। तब बोल्टन ने
जोन्स के विरुद्ध वादा खिलाफी के लिए वाद प्रस्तुत किया, तब जोन्स ने यह कहा कि मेरा मंतव्य बोल्टन के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का था ही नहीं। और जब मामला न्यायालय के अंदर गया तो न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह बात कही कि इसका मंतव्य सचमुच आपके साथ में संविदा करने का नहीं था। प्रस्ताव की स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव की स्वीकृति अनुबंध की शर्ता अनुसार होनी चाहिए, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रपोजल। प्रस्तावक क्या चाहता है उसी रूप के अंदर अगर आपने स्वीकृति दी है तभी वो विधिक स्वीकृति मानी जाएगी। यदि मान लीजिए प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट नहीं है तो गर्भित स्वीकृति भी मान्य है। यानी इसको अपने यूं कह सकते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको एक अर्लियर पहले एग्जांपल दिया था कि अगर बस स्टैंड पे टैक्सी खड़ी है, आप जाकर के टैक्सी के अंदर बैठ गए, वहां किसी तरह से टैक्सी वाले के आपके बीच में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन टैक्सी का वहां खड़ा रहना आपके सामने गर्भित प्रस्ताव है और आप लोगों का टैक्सी के अंदर बैठना गर्भित स्वीकृति है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्ताव की स्वीकृति स्पष्ट भी हो सकती है, प्रस्ताव की स्वीकृति गर्भित भी हो सकती है, आचरण के द्वारा भी हो सकती है, प्रस्ताव की स्वीकृति लिखित भी हो सकती है, प्रस्ताव की स्वीकृति मौखिक भी हो सकती है। स्वीकृति का मंतव्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का होना चाहिए। मीनिंग देयर बाई वो स्वीकार करता है कि जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मैं प्रस्ताव के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करना चाहता हूं। इसी प्रकार से प्रस्ताव को जाने बिना स्वीकृति देना व्यर्थ। जैसा कि मैंने कल आपको लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त के मामले के अंदर बताया था कि यदि स्वीकारकर्ता को प्रस्ताव की जानकारी नहीं है और यदि उसने स्वीकृति दे दी तो इस तरह की स्वीकृति का कोई औचित्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रस्ताव की स्वीकृति एब्सोल्यूट पूर्ण होनी चाहिए, शर्त रहित होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। यदि आपने स्वीकृति में कोई शर्त लगा दी तो ये एक तरीके से प्रति प्रस्ताव हो जाएगा, प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होगी। इसी प्रकार से सामान्य प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसको प्रस्ताव के संबंध में जानकारी हो। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मार्ट बॉल कंपनी लिमिटेड के अंदर कि सामान्य प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति जो प्रस्ताव के बारे में जानकारी रखता है वो स्वीकार कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति के अंदर स्वीकृति का संवेदन आवश्यक नहीं है। उस प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके ही प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है। जैसा कि आपने देखा श्रीमती कार्लिल ने कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी लिमिटेड के निर्देशानुसार उस दवा का उपयोग 2 सप्ताह तक निर्धारित विधि के अनुसार किया तो कोर्ट ने उसको जो है वो विधिक स्वीकृति मान लिया गया। इसी प्रकार से इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि प्रति प्रस्ताव को स्वीकृति का आधार नहीं माना जा सकता। आप जैसे मान लीजिए कोई सामान लेने के लिए गए और आपने ये कहा कि आलू क्या भाव है, तो अगले ने बोला 20 रुपए। अब आपने स्वीकृति दे दी तो हो गया, आप कह रहे हैं नहीं 18 रुपए में चलेगा, ये स्वीकृति नहीं है, ये प्रति प्रस्ताव है। अब 18 रुपए के अंदर माल बेचना अथवा नहीं बेचना ये विक्रेता के ऊपर निर्भर करेगा, नहीं कि स्वीकारकर्ता के विरुद्ध। तो मीनिंग देयर भाई कहने का मतलब ये है कि स्वीकृति के संबंध में ये जो सारी बातें आपने देखी है, अगर इनकी अनुपालना होगी तो ऐसी स्थिति में आपकी स्वीकृति भी विधिक हो जाएगी, प्रस्ताव की शर्तों का आपने अनुपालना करके प्रस्ताव भी बेहतरीन हो जाएगा। जैसी प्रस्ताव की स्वीकृति होगी वो वचन हो जाएगा, और यदि वो वचन राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय है, इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अनुबंध हो जाएगा। आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। ये है स्वीकृति और स्वीकृति से संबंधित वैधानिक प्रावधान।